चलिए संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में और उप प्रधानमंत्री। तो आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इसमें से प्रधानमंत्री थोड़ा महत्वपूर्ण है और उप प्रधानमंत्री का संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं किया गया है, तो ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका राष्ट्रपति था। राष्ट्रपति से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। 3 पार्ट बना हुआ है वीडियो, क्योंकि वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो आप सभी एक बार चैनल में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज बात करते हैं द प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद बात करेंगे उप प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, आप लोगों से पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इसके अलावा आज पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री। तो प्रथम जो सरकार गठित हुई थी, तो वर्तमान तक के आप सीक्वेंस याद कर लेंगे, उसको आपको मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि देखिए बहुत लंबा क्लास जाता है भारतीय संविधान, तो आप नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत होगा तो आप मेरे को एसएमएस कीजिएगा, जिनको भी जरूरत होगा आपको मैं वह पार्ट पीडीएफ के रूप में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो सीक्वेंस भी याद रखिएगा, किसका किसका, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द प्राइम मिनिस्टर के बारे में। कहां उल्लेख किया गया है इसके बारे में देखते हैं, क्या इनके कार्य शक्तियां हैं, किनके प्रमुख हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। आपको विभाग दे दिया रहता है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे ये आपसे पूछा जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 74 में उल्लेखित किया गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे उनके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। यह उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 74 में। उल्लेखित यह है कि भारत के राष्ट्रपति को सहायता एवं जो आपका सलाह है, परामर्श है, इसके लिए एक मंत्री परिषद गठित की जाएगी और उसी मंत्री परिषद का प्रमुख होगा आपका भारत का प्रधानमंत्री। तो यह हुआ आपका अनुच्छेद 74, जहां से आपको प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेखित बातों का देखने को मिलता है। यहीं पर है अनुच्छेद 75(1). अगर आपसे प्रश्न में पूछे प्रधानमंत्री का उल्लेख कहां है, तो अनुच्छेद 75(1) में है। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इस बात को उल्लेखित किया गया है कि अनुच्छेद 75(1) के तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। किस आधार पर करेगा, देखिए पहला तो लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। जिस भी राजनीतिक पार्टी का है, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होने पर भारत का राष्ट्रपति उस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। दूसरा क्या है, मान लीजिए महागठबंधन से कोई सरकार बनने वाली है, तो उसमें जो नेतृत्व कर रहा है उस महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता को भी अगर अपोजिट जो पार्टी है उसका अगर स्पष्ट बहुमत नहीं हो पाता है, तो महागठबंधन के प्रमुख को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके 2 कंडीशन कि कब नियुक्त किया जा सकता है। तो इसी 2 कंडीशन में कुछ बात है, समझ लीजिए। जिनका स्पष्ट बहुमत है, लोकसभा में स्पष्ट जिनका बहुमत है, उसे राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं हटा सकता है, क्योंकि उनका स्पष्ट बहुमत है। वही महागठबंधन में, इसमें कई राजनीतिक
दल या पार्टियां शामिल हैं और इन राजनीतिक पार्टियों के बीच आपस में ही मतभेद उत्पन्न हो रही है, तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ही इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला बात क्या है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री में कुछ विशेष बातें हैं, उसको याद रखिएगा। जैसे पद सोपान में तीसरा क्रम है। देखिए पद सोपान क्या है? लोक प्रशासन का है। 2 दिन और बताया हूं आपको, राष्ट्रपति में भी और उपराष्ट्रपति में भी। तो प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। द्वितीय नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। इसी क्रम में आप देखेंगे पद सोपान में तीसरा क्रम होता है। पहला वही होगा राष्ट्रपति का और दूसरा होगा उपराष्ट्रपति का और तीसरा में है भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्या है? देश के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है, जबकि कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं कि जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वहीं आप देखेंगे व्यक्तिगत आधार पर भारत के राष्ट्रपति के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो व्यक्तिगत भारत के राष्ट्रपति के उत्तरदायी क्यों होते हैं जी? तो व्यक्तिगत इसलिए होते हैं क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, उनकी जो मंत्रियों को विभाग है उसका वितरण किया जाता है। तो इसलिए व्यक्तिगत भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। तीसरा क्या है? अपने दल का नेता होता है। स्पष्ट बात है, जिसका लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होगा वही भारत में अपना सरकार निर्मित कर सकता है, तो वह अपने दल का प्रमुख या नेता होगा। जब दूसरे देश का नेतृत्व करेगा तो एक तरह से वह देश का नेता कहलाएगा। जैसे हमारे भारत के भी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। अगर वे भारत में हैं तो अनेक राजनीतिक पार्टी हैं, वहीं देश के बाहर अगर किसी भी सम्मेलन में भाग लेते हैं या नेतृत्व करते हैं तो वे भारत देश के नेता कहलाते हैं। अगला क्या है? लोकसभा का नेता। क्योंकि अधिकतम आप देखेंगे तो लोकसभा में जिसका स्पष्ट बहुमत होता है उसी सदन में से ही किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा से आए हुए हैं। ठीक है, क्यों राज्यसभा से आते हैं अभी कुछ देर में देखेंगे। चौथा क्या है? देश का प्रमुख प्रवक्ता होता है, क्योंकि वह दूसरे देश में भारत देश का नेतृत्व करता है और देश के बारे में वर्णित करता है। देश को अपना सर्वोपरि मानते हुए जो भी निर्णय है देश हित के लिए ली जाती है, इसलिए देश का प्रमुख प्रवक्ता कहा जाता है। इसके अलावा शासन का प्रमुख होता है। ठीक है, ये सामान्य बातें हैं, इसको आप याद रखिएगा। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो इन बातों को उल्लेखित जरूर कीजिएगा। योग्यता क्या होती है? प्रधानमंत्री की योग्यता तो याद रखेंगे, जो भारत का संविधान है उसमें प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन अधिकतम लोकसभा के सदस्य ही भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता की बात करें तो 25 वर्ष हो सकती है, न्यूनतम 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है,
तो इस तरह से प्रधानमंत्री की आयु अगर आप देखेंगे तो 25 वर्ष हो सकती है। क्या लिखा है? संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, सामान्यतः लोकसभा का होता है, जिनकी आयु 25 वर्ष निर्धारित होती है। अगला क्या है? संसद के सदस्य न होने पर 6 माह में अनिवार्य। दूसरी योग्यता क्या है? अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री जब लोकसभा या राज्यसभा में उनकी सदस्यता नहीं है, यदि वे बन जाते हैं, जैसे आप देखेंगे कई ऐसे नेता हैं अभी भी वर्तमान में जिनको जनता के द्वारा अपने क्षेत्र के सांसद के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता, लेकिन बड़े राजनीतिक पार्टी जो स्वतंत्रता आंदोलन से चली आ रही है, उस राजनीतिक पार्टी के जो प्रमुख वर्तमान में हैं, उनके जो परिवार से संबंधित रखते हैं, बहुत ही मुश्किल से किसी क्षेत्र का चुनाव जीत सकते हैं। बहुत मुश्किल से बोल रहा हूं ना, आसान तरीके से नहीं जीत सकते। वे राजनीतिक पार्टियां लोकसभा या राज्यसभा अगर दोनों का चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ते हैं? क्योंकि चुनाव हारने का उन्हें डर है। मान लीजिए उनके राजनीतिक पार्टियां के जो अन्य सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय सांसद बनने वाले हैं, यदि उनका स्पष्ट बहुमत हो जाता है, तो जो बड़े राजनीतिक पार्टी के जो परिवार के सदस्य हैं, यदि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरी बात वही कह रहा है कि संसद के सदस्य न होने पर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 माह में अनिवार्य रूप से आपको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। यह हुआ योग्यता के बारे में। अगला क्या है? आइए बात करते हैं वे प्रधानमंत्री कौन कौन हैं जो राज्यसभा से नियुक्त हुए थे। राज्यसभा से सदस्य कौन कौन बने थे प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी, ये राज्यसभा की सदस्य थी। 1966 में ये प्रधानमंत्री बनी थी। एच.डी. देवेगौड़ा है, ये 1996 के दौरान राज्यसभा के सदस्य होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। के इंद्र कुमार गुजराल भी हैं, ये 1997 में राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे। इसी प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जो 2004 और 2009 दोनों बार राज्यसभा के सदस्य थे। इनको राज्यसभा का सदस्य क्यों दिया जाता था, इनको सदस्यता क्यों दिलाई जाती थी? ये एक तरह से कठपुतली थे। जो पार्टी है वह कार्यकाल को संचालित करती थी। अगर आप मूवी देखे होंगे तब आप वहां स्वयं गौर किए होंगे। तो देखिए 2004 और 2009 में राज्यसभा से उन्हें कैंडिडेट के रूप में प्रधानमंत्री बनाया गया था, क्योंकि ये कहीं से भी चाहे लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ते तो ये जीत नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि ये वक्तव्य ही नहीं कर पा रहे थे, बोलते ही नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका हुआ वे सदस्य जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। 2 कंडीशन देखे हैं। पहला, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हो तो किसी भी उसके दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा क्या देखे हैं? मान लीजिए महागठबंधन से कोई सरकार बननी है तो उस महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रहा है उस व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो ये उनकी नियुक्ति के बारे में हुआ, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्या है? आधार। तो लोकसभा में बहुमत के आधार पर, ये अभी देखे हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपने समक्ष भारत के प्रधानमंत्री को उपराष्ट्रपति की ही तरह पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है।
ये हुआ आपके शपथ के बारे में। आप लोगों से प्रतिदिन 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए। कौन आंसर दे चुका है ये मत देखिए, आप स्वयं अपना आकलन कीजिए। यदि आपको पता रहता है तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। अगला क्या है, वेतन। तो देखिए, यह भी एक सांसद सदस्य होते हैं, उनमें से केवल प्रमुख होने के नाते इनको प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है, तो इनका वेतन एक सांसद के समान ही होता है। जो इनको एक्स्ट्रा कुछ अगर मिलता है तो जैसे देश का नेतृत्व करने के लिए विदेश यात्रा करते हैं, ये इनके लिए एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। बाकी जो वेतन है, मूल वेतन, वह भारत के जितने भी सांसद हैं उनके ही समान प्रधानमंत्री को भी वेतन मिलता है। अगला देखिए, कार्यकाल। तो कार्यकाल कब तक होगा, इसको भी यहां पर देखे हैं कि यदि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है तो उसे कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है। तो सामान्य तौर पर आप किसी भी पंचायत स्तर का कार्यकाल देखेंगे तो 5 वर्ष का होता है, सिवाय राज्यसभा को छोड़कर शेष जितने भी निकाय हैं सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष या तो लोकसभा में बहुमत तक, जैसे आपके प्रधानमंत्री जी हैं, पहली बार 2014 में आए, अभी 2019 में आए हैं, ठीक है, क्योंकि उनका लोकसभा में स्पष्ट बहुमत बना हुआ है। हटाने की प्रक्रिया, भारत के राष्ट्र जो प्रधानमंत्री हैं उसको कैसे हटाया जा सकता है उसके बारे में देख लीजिए। पहला, स्वयं त्याग पत्र दे दे। पहला क्या है, स्वयं त्याग पत्र दे दे, किनको, भारत के राष्ट्रपति को। दूसरा क्या है, यदि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री को अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा। तो देखिए, एक व्यक्ति, कौन, भारत के प्रधानमंत्री, इनके सलाह पर मंत्रिपरिषद गठित की जाती है, ठीक है। तो जब भारत के प्रधानमंत्री ही अपना त्याग पत्र दे देते हैं या स्वयं अपना अविश्वास प्रस्ताव अगर संभाल नहीं पाते हैं तो प्रधानमंत्री अपना पद त्यागता तो है ही, मंत्रिपरिषद भी विघटित हो जाती है, अर्थात उनकी सरकार गिर जाती है। त्यागपत्र हो या आकस्मिक मृत्यु हो जाए तब भी उनकी सरकार गिर सकती है। उनके ही सलाह परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति अन्य मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री अपने पद से मुक्त होते हैं, चाहे कोई सा भी कारण हो, त्यागपत्र हो, मृत्यु हो, अविश्वास प्रस्ताव हो, तो उनके पद से मुक्त होने के बाद मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। यह स्टेटमेंट प्रश्न में पूछा गया है तो इसको याद रखेंगे। हटाने की प्रक्रिया हो गई। अगला देखिए, प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार हैं, कर्तव्य हैं और क्या उनके शक्तियां हैं उसके बारे में देख लीजिए। यह भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 78 किस बात का उल्लेख किया गया है कि शासन की समस्त जानकारी राष्ट्रपति को समय समय पर बताना अनिवार्य है। जब राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो वहां देखे हैं कि जितने भी देश के हित के लिए जो कार्य संपादित होते हैं, जिसका नेतृत्व तो भारत के प्रधानमंत्री भले ही करते हों, लेकिन सारे कार्य संचालित होते हैं भारत के राष्ट्रपति के नाम पर। किनके नाम पर? भारत के राष्ट्रपति के नाम पर। इसलिए शासन की समय समय पर जानकारी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा देना अनिवार्य है। यह उल्लेखित है अनुच्छेद 78 में, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या क्या अधिकार हैं। तो विभागों का बंटवारा, फेरबदल या समन्वय, जिसके हिसाब से आपके मंत्री परिषद गठित होती है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाएगा। फेरबदल भी होते रहता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो किसी क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, मान लीजिए सही तरीके से वह नेतृत्व और निर्णय नहीं ले पा रहा है,
तो उनके विभाग में भी चेंज कर दिया जाता है। समन्वय, जैसे कोई मंत्री परिषद है, उनमें से किसी मंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस विभाग को किसी दूसरे मंत्री को भी दिया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश अभी देखे हैं, जिनके हिसाब से मंत्री परिषद गठित होती है, कहाँ उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 75(2) में, कि भारत के प्रधानमंत्री की ही परामर्श या सलाह पर भारत का राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद गठित करती है। तीसरा क्या है, संसद का मार्गदर्शन करना। भारत का प्रधानमंत्री संसद का मार्गदर्शन करता है। कोई देश हित के लिए योजना आ रही है तो देखिए, मंत्री परिषद जो होती है वे भले ही सारी बातों को उल्लेख करते हैं, वहीं उन बातों को मान लीजिए मंत्री परिषद अच्छी तरीके से अगर समझा नहीं पाते हैं तो उसका नेतृत्व भारत का प्रधानमंत्री प्रारंभ कर देता है और संसद में अन्य मंत्रियों को संतुष्ट करने का दायित्व भारत के प्रधानमंत्री का होता है। अगला क्या है, लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो देखिए, विघटित कब की जाती है, जब उनका कार्यकाल अंतिम समय पर है और जो चुनाव हो चुका है और उसमें उनका स्पष्ट बहुमत आता है, तो पिछला जो कार्यकाल है उसको विघटित करके नए कार्यकाल का शपथ दिलाने हेतु विघटित करने की सिफारिश भी करता है। यह हुआ उनके अधिकार, कार्य एवं शक्ति के बारे में। आखिर प्रधानमंत्री कौन कौन से विभाग के प्रमुख होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न देखने को मिलता है। तो देख लीजिए प्रधानमंत्री कौन से विभाग के प्रमुख होते हैं। तो पहला, सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। कौन? भारत का प्रधानमंत्री। वहीं भारत के कार्यपालिका का प्रमुख होता है भारत के राष्ट्रपति। दूसरा क्या है, कैबिनेट का अध्यक्षता। जो कैबिनेट मंत्री परिषद गठित हुई है उसके अध्यक्ष होते हैं, तभी वे प्रधानमंत्री का पद धारित करते हैं। तीसरा क्या है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। चौथा क्या है, नीति आयोग का अध्यक्ष। जो योजना आयोग था उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है, इसको आपको इकोनॉमिक्स में बताऊंगा। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। क्या है अंतरराज्यीय परिषद, तो आने वाले कुछ दिनों में अध्ययन करेंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग है, इसके भी प्रमुख होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। सातवां है आपदा विभाग का अध्यक्ष। आपदा कहीं होती है तो जो विभाग गठित होती है जो उस आपदा का समन्वय नियंत्रण कर सके, तो इसके प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उनके ही नियम, कानून और योजना के तहत उसको संचालित किया जाता है। आठवां क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसके अलावा हम यहां भी देखे हैं कि अपने दल के नेता होते हैं, देश के नेता होते हैं, लोकसभा के नेता होते हैं, तो इसके भी प्रमुख होते हैं। तो इस तरह से हुआ प्रधानमंत्री के बारे में, द प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, अगला देखिए उप प्रधानमंत्री है, थोड़ा चमक रहा होगा, उप प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, उप प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है कि भारत में एक उप प्रधानमंत्री होगा या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा। तो क्या है उप प्रधानमंत्री, तो देखिए उप प्रधानमंत्री क्या है, जब महागठबंधन होती है, जब महागठबंधन होती है तो उसमें अनेक दल शामिल रहते हैं। तो अपने दल में संतुलन बनाए रखने के लिए, ताकि कोई प्रधानमंत्री पद को पाने के लिए कुछ कर न दे, यह डर राजनीतिक जो महागठबंधन है उसके प्रमुख को बना रहता है। तो ये उस दल के नेता को केवल पद देने के लिए
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। इस तरह से एक राजनीतिक दल का एक पद है ताकि अपने दल में महागठबंधन में संतुलन बना रहे। तो देखिए, प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में उल्लेखित है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का उल्लेखित नहीं किया गया है क्योंकि यह एक पूरी तरह से राजनीतिक पद है। यह भी उतना ही है जितना मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं, उतना ही अधिकार इनको भी प्राप्त होता है। वही शपथ उप प्रधानमंत्री भी लेता है। जिस तरह से आपके राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उप राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पद को धारण करते हैं, उनको नेतृत्व प्रदान करते हैं, उस तरह से भारत के प्रधानमंत्री की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र हो जाए या उस पद का खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, तो उस पद की पूर्ति, रिक्त पद की पूर्ति डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है। ठीक है, हम पढ़े हैं कि मंत्री परिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। तो यह एक तरह से सिर्फ राजनीतिक पद है। तो इस तरह से हुए आज की कक्षा प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो आप आज के प्रश्न में आंसर बताइएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, उनका कार्यकाल कहां से कहां तक था। दूसरा, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे और उनका कार्यकाल कहां से कहां तक था। ये आप सर्च कर लीजिएगा, कहीं से भी कुछ कीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद, और याद रखेंगे कि कुछ दिनों में आपका पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। तो यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।